दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक बार आप लोगों के बीच में जोल परिवार की तरफ से अपनी क्लास लेकर के। और आज का जो जिक्र रहेगा वो है जो 30 जनवरी 2022 या उससे पहले का जो भी करंट रहेगा उसके ऊपर हमें बात करने वाले हैं। कल किसी कारण से पार्ट 2 क्लास अपनी जो बीच में रुक गई थी टेक्निकल वजह से, तो उसमें उस समय क्वेश्चन चल रहा था। अभी हाल ही में जो जिक्र हुआ था कि अमेरिका कॉम्पैक्ट एक्ट 2022 क्या है, ये अपना क्वेश्चन चल रहा था। वहीं से ये क्वेश्चन शायद बीच में रह गया था भाई, जिन लोगों ने पूरी क्लास देखी है। तो इसी क्वेश्चन से मैं क्लास को स्टार्टअप करता हूँ। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन भी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 आज का। तो अमेरिका कॉम्पैक्ट एक्ट ऑफ 2022 क्या है? अमेरिका कॉम्पैक्ट एक्ट ऑफ 2022 क्या है? तो इसमें हमने बात करी थी कि अमेरिका क्या करता है कि जो भी विदेशों के अंदर जो प्रतिभाएं होती हैं, उन प्रतिभाओं को अपने देश में बुलाने के लिए वीजा इशू करता है, आकर्षित करता है उन्हें। और देखिए, बहुत माइंड लगा के रखता है ये कि जितने भी जो टैलेंटेड लोग होते हैं उन्हें अपने पास बुलाता है और उन टैलेंटेड लोगों से अपने लोगों को ट्रेंड करवाता है। दूसरा ये कि उन्हें सस्ते, आप कह सकते हो कि सस्ते काम करने वाले लोग मिल जाते हैं, चाहे वो आईटी से हो, चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन से हो, चाहे वो मेडिकल से, किसी भी प्रकार की व्यवस्था से संबंधित ये जो चीजें होती हैं, जो भी टैलेंटेड लोग होते हैं उन्हें अपने पास बुलाता है। और उसमें हमने बात कर ली थी कि ये क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर हम बात करें। और हमने शुरू किया था कि भाई इसके तहत, इस एक्ट के तहत वो वीजा जारी कर रहा है। तो उस वीजे के ऊपर हम बात कर रहे थे, किस प्रकार से वो वीजा जारी कर रहा है, तो कौन कौन से वीजा होते हैं। तो उसमें हमने बात करी थी, देखिए आपका H1 वीजा भी पहला है, आपका H1 वीजा। ये कल बीच में क्वेश्चन रह गया था। देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लिया आप लोगों ने कि जो आपका अमेरिका कॉम्पैक्ट एक्ट 2022 क्या है कि टैलेंटेड लोगों को अपने पास बुलाता है। सीधी सीधी भाषा में बात करूं तो इस एक्ट के तहत ये, या जो भी प्रतिभाएं हैं किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो उनको बुलाने के लिए वीजा जारी कर रहा है। तो H1 जो वीजा होता है ये स्पेशलिस्ट ऑपरेशन लोगों के लिए जारी किया जाता है। H1B वीजा किसके लिए किया जाता है? ये स्पेशलिस्ट लोगों के लिए जारी किया जाता है। स्पेशलिटी लोगों के लिए होता है ये वीजा, आपका ध्यान रखेंगे। साथ ही बात करें भाई, देखिए दूसरा वीजा जारी करता है, इसको प्राप्त करने के लिए पहले उच्च शिक्षण संस्थान, ये भी आप नोट कर सकते हैं साथ में। इसको प्राप्त कर पूछ लेगा कि किन के लिए लागू है, तो उच्च शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए भाई, योग्यता होनी चाहिए। इस वीजा को लेने के लिए क्या होना चाहिए? उच्च शैक्षणिक योग्यता बंदे के अंदर होनी चाहिए, तभी उसे ये वीजा मिलेगा। दूसरा वीजा होता है आपका H2B वीजा जारी करता है दूसरा ही। इसमें क्या होता है भाई? आतिथ्य उद्योगों में मौसमी श्रमिकों के लिए। ये किसके लिए भाई? आतिथ्य, जो मौसमी श्रमिक होते हैं उनके लिए भाई आतिथ्य उद्योग, यानी कि जो उनके पास आतिथ्य के तौर पर उद्योग हैं, उद्योगों में मौसमी श्रमिक या जो समय समय पर आकर के काम करते हैं, अलग अलग समय पर आकर के काम करते हैं, एक H2 वीजा ये उनके लिए जारी होता है। तीसरा जो वीजा ये जारी कर रहा है L1 वीजा भाई, L1 वीजा। ये वीजा किनको जारी कर रहा है? ये आपका जो एक्ट है ये अमेरिका कंपनी में 7 साल की अवधि के लिए। देखिए, अमेरिका कंपनी को, किसको? यूएस की जो कंपनियां हैं, कंपनियों को 7 वर्ष के लिए भी, कितने वर्ष के लिए? 7 वर्ष की अवधि के लिए अमेरिका धरती पर श्रमिकों को स्थानांतरित करने के लिए, अमेरिका की धरती पर किसके लिए? जो श्रमिक लोग हैं, श्रमिकों को स्थानांतरित करने के लिए भी, किसके लिए? अमेरिका की धरती पर जो श्रमिक हैं उनको स्थानांतरित करने के लिए 7 वर्ष की अवधि के लिए वीजा आपका जारी किया जाता है, L1 वीजा भाई। ठीक है, ओके। उसके बाद है H4 वीजा भाई, H4 वीजा जो है आपका, ये किसके लिए है? ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है कि H4 जो वीजा है किसके लिए? तो H1 वीजा धारकों को, आश्रितों के लिए। ये किसके लिए है? H1B जो वीजा है, H1B वीजा के जो आश्रित हैं या उनके अभिभावकों के लिए, या कह सकते हो परिवार के लिए।
उनके परिवार के लिए, H1B के परिवार वालों के लिए, अभिभावकों के लिए कह सकते हो, डिपेंडेंट के लिए कह सकते हो, कैसे भी कह सकते हो। उसी के साथ अगला जो वीजा आपका भाई J1 वीजा, J1 वीजा ये अमेरिकी धरती में प्रवेश करने वाले छात्रों के लिए। J1 वीजा किसके लिए भाई? ये वीजा जो आपका किसके लिए है? छात्रों के लिए है, छात्रों की जो पढ़ने के लिए जाते हैं छात्रों के लिए है। किसके लिए? छात्रों के लिए है। क्वेश्चन था भाई आप लोगों का कि अमेरिका कॉम्पैक्ट एक्ट 2022 क्या, तो इस एक्ट के तहत इन्होंने क्या किया है कि देश में प्रतिभाओं को इकट्ठा करने के लिए पूरे विश्व से प्रतिभाओं को बुला रहा है अपने पास। ये एक सीधी सीधी सिंपल भाषा में समझने वाली बात ये है, ठीक है। क्यों बुला रहा है? क्योंकि उसे पता है कि टैलेंट जहां पर है वो, एक तो ये कि अगर उसके पास टैलेंट नहीं है तो वो टैलेंट मिल रहा है, यानी कि एक किस्म से क्या कर रहा है, टैलेंट खरीद रहा है, अपने पास बुला रहा है। दूसरी बात ये, उन्हें सस्ते काम करने के वाले लोग मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की मजदूर जो है मेरे भाई साहब जो है वो 500 रुपए लेंगे, पता है आपको, एक दिन की दिहाड़ी के। 2 बीड़ी के बंडल चाहिए उनको, 4 बार चाहिए, हो सकता है खाना भी मांग ले, और शाम को चलते चलते एहसान और कर जाए, बोले तेरा आज का काम काट दिया, है ना। एक यहीं पर अगर हम बात करें जैसे जहां से यूपी बिहार की तरफ से जो मजदूर आते हैं वो बेचारा 300 रुपए में पूरे दिन काम करेगा बिना किसी एहसान के, खुद एहसान जताएगा कि मेरे को काम दे दिया, है ना। तीसरी एक तो ये बात होगी, एक अगली बात ये होगी कि अपने जैसे एक कोई टैलेंटेड, जैसे मान लिया कोई ऑपरेशन स्पेशलिस्ट है, उसने बुलाया, विजय पर बुलाया, ठीक है तू काम कर, उसके साथ अपने अनट्रेंड लोगों को लगाएगा कि और बोलेंगे इनको ट्रेंड करो भाई, ताकि उन्हें अपने देश के अंदर अपने लोगों को उनसे ट्रेंड करवा सके, उस टाइप की जो क्वालिटी अपने देश में मिल जाए। ये अमेरिका की नीति है, और ये एक्ट जो कॉम्पैक्ट एक्ट 2022 है ये कर रहा है। इसके तहत ये चार जो भी आपका 1 2 3 4 5 प्रकार के जो वीजे हैं ये आप लोगों के बीच में ये जारी कर रहा है इसी एक्ट के तहत। बहुत शानदार क्वेश्चन, ये भी आप इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन चल रहा था, चलते चलते क्या होता है, कल टेक्निकल इशू के कारण क्लास क्या हो गई थी, बंद हो गई थी, इस वजह से इसमें थोड़ी सी दिक्कत थी, ठीक है। ओके, ये मैंने आपका कंप्लीट करा दिया। अगला क्वेश्चन नंबर आपका, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आज का, तो इस क्वेश्चन में क्या है, भारत के अंदर मुंह के कैंसर से, सीधी बात करूंगा, देखिए भारत के अंदर मुंह के कैंसर से बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, और अब मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक डिवाइस खोज की गई। सस्ता डिवाइस है, केवल $500 के अंदर मिल जाएगा आप लोगों को, और उससे ये पता लगाया जाएगा कि भाई मुंह का कैंसर है। अगर अमूमन तौर पे क्या माना जाता है कि यदि स्टार्टिंग चरण में ये पता लग जाए, कैंसर के फर्स्ट चरण में ये पता लग जाए कि इस बंदे को कैंसर है, तो लगभग 5 साल तक तो जिंदा रहता, उसकी संभावना बनी रहती है। उसके बाद अगर पता लगता है तो 5 साल के बाद उसकी जो मरने की संभावना 65% से ऊपर हो जाती है। तो एक सस्ते डिवाइस का पता लगाया गया है, तो वो सारी चीज यहाँ पर है, इस क्वेश्चन के अंदर है। तो चलिए समझेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए मुंह का पता लगाने के लिए, मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए तकनीकी खोजी गई है। मुंह का कैंसर का पता लगाने के लिए कहां पर, देखिए क्वेश्चन लिखेंगे, मुंह के कैंसर, मुंह के कैंसर या ओरल कैंसर, भाई ओरल कैंसर, ओरल कैंसर का पता लगाने के लिए, ओरल कैंसर का पता लगाने के लिए नई तकनीकी खोजी गई। पता लगाने के लिए नई तकनीक कहां पर खोजी गई है, कहां पर खोजी गई है। देखिए सबसे खोजी गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज तो ये होगी, आप क्वेश्चन तो समझ ही गए कि भाई मुंह में जो कैंसर हो रहा है उसका पता लगाने के लिए एक तकनीक की खोज की गई है। ये सबसे पहले तो बात ये आती कि कहां पर इसको किसने खोजा है, तो इसको वेस्ट बंगाल में गुरु नानक जो डेंटल आपका रिसर्च है वहां पर इसको खोजा गया है। देखिए सुनेंगे, इसमें वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में गुरु नानक इंस्टीट्यूट, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल, इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल, ये साथ के साथ नोट करते रहेंगे भाई, ठीक है। डेंटल साइंसेज, डेंटल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की है। तो सबसे पहले तो ये कि कहां पर ये आपका डिवाइस, जो इमेजिंग डिवाइस जो खोजा गया है, जो कैंसर का पता लगाने वाला जो डिवाइस है, ये डिवाइस कहां पर खोजा गया है, तो डिवाइस की अगर हम बात करें तो कहां पर खोजा गया है, आपका वेस्ट बंगाल में खोजा गया है। ओके, ये क्या है भाई, कैंसर के चरणों और पूर्व कैंसर चरण में क्या करेगा। देखिए कैंसर जो है, कैंसर के चरणों और पूर्व कैंसर के चरणों में अंतर करने में सक्षम है, और पूर्व कैंसर के चरणों में जो स्थिति है, स्टेज है, उनमें अंतर करने में सक्षम है, अंतर करने में क्या है, ये सक्षम है भाई, सक्षम है। मतलब ये
जो आपके जो कैंसर के स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज बोल देते हैं ना कि उसको कैंसर की पहली स्टेज है, उसको कैंसर की सेकंड स्टेज है, तो उन स्टेजों में अंतर करने के लिए क्या है, ये अंतर करने में सक्षम है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो डिवाइस है ये किस आधार पर करता है? देखिए, उपकरण ऊतकों में रक्त प्रवाह के दर को माप करके कैंसर की जांच करता है। ये कैसे करता है? देखिए, ऊतक जो होते हैं, ऊतकों में रक्त प्रवाह दर को मापकर कैंसर के चरण की जांच करता है। ऊतकों के रक्त को माप करके, ऊतकों के रक्त प्रवाह को माप करके कैंसर के चरणों की जांच करता है। तो ये आपका क्या है? ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस से का यही काम है। ठीक है, चलिए ओके। उसके बाद बात करते हैं, देखिए भारत में पुरुषों के मुंह का कैंसर सबसे आम प्रकार है। तो 11.28 से अधिक मुंह के कैंसर है। लगभग 5वीं महिला आबादी की, पहले तो नोट डाल के लिखेंगे, नोट 5वीं महिला आबादी की जो है, महिला आबादी की कैंसर की शिकार है। दूसरी, इसी नोट के अंदर आप लिखेंगे 11.28 से अधिक मुंह के कैंसर है। 11.28 से अधिक प्रतिशत से अधिक मुंह के कैंसर है। ये भी भारत की स्थिति है भाई, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जिस डिवाइस से इसको मापा जाएगा, इसकी कीमत केवल $500 खर्च करके इसे निजी हॉस्पिटल में भी, सार्वजनिक हॉस्पिटल में भी, सरकारी हॉस्पिटल में, किसी भी प्रकार के हॉस्पिटल में इसको लगाया जा सकता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये था आपका जो डिवाइस खोजा गया है, मुंह के कैंसर का पता लगाने वाला जो डिवाइस है। यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा शानदार है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये है क्या। चलिए, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं इसको रफ करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में। चलिए भाई, एक बार रफ कर रहा हूं भाई, उसके बाद आगे चलते हैं। एक बार शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो खुद जिम्मेवार हो, है ना सर? ये कौन सी बात है? यही बात है। और जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, जिन्हें पता है, तो कल से भाई जो हरियाणा के अंदर जो स्कूल कॉलेजेस जो बंद थे, तो आपके खुल रहे हैं, शिक्षण संस्थान भी खुल रहे हैं। तो मेरी तरफ से वेलकम इन उज्ज्वल कोचिंग कैंपस ऑन 1 फरवरी 2022। चलिए आइए भैया आप लोग, ऐसे नहीं तो ऐसे से भाई, हम तो वैसे पढ़ा लेंगे आप लोगों को, है ना, क्योंकि बहुत सारे पेपर आपका वेट कर रहे हैं 2022 के अंदर, और होने हैं ये पेपर, ये आप लोग भी जानते हो, सब जानते हैं इस बात को। तो मेहनत करते रहिए कंटिन्यू और बढ़ते रहिए। ठीक है, बहुत से लोगों के फोन अभी आ रहे हैं कि सर कब सेंटर खोलो, और मुझे पता है कि सेंटर खोलने के बाद 10 दिन बाद वो फिर घर बैठ जाएंगे, सर अब ये हो गया, अब लावणी आ गई, अभी ब्याह आ गया, अभी शादी आ गई मेरी, अभी मेरे को रोकने वाले आ गए, अब ये अब वो फलाना ढिमकाना, अभी मेरे एग्जाम हो गए, फिर मेहनत कंटिन्यू करते नहीं है। देखिए, सफलता का सबसे ज्यादा, अगर सफलता को मैं सफल होने के लिए अगर बात करूं, बाकी सारी चीजें मैटर करती हैं, बट कंटिन्यूटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर आप कितने दिन तक कंटिन्यू हैं, आप, वो बड़ा मैटर करता है। आप कंटिन्यू मेहनत कब से कर रहे हैं, वही डिफरेंस पैदा करती है आप में और में। कंपटीशन एग्जाम है, तो कंपटीशन में तो भाई आपको पता ही है, बट इस चीज को समझते बहुत कम लोग हैं। सुनते समय मजबूरी हो जाती सुनने की, क्या सर बोल रहे तो सुनना तो पड़ेगा भैया ना। चलिए कोई बात नहीं, डेट लिखने भूल गए आज को ना, लास्ट इस साल का मंथ गया भाई आपका ना, यानी कि 11 महीने बच गए। अब देखो एक चीज देखो, आज का 31 जनवरी है, तो आप एक चीज देखिए कि हमने 31 दिन में क्या किया। कोरोना का बहाना लेके रहे कि कोरोना है, कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, घर बैठते हैं, या क्या किया, या कितना अपने आप को अप्रूव किया, कितना अपने आप को अपडेट किया आपने, वो सोच के देखा। वही चीज आपको ऊपर लेके जाएगी। अगर आप जैसे 1 जनवरी को थे, ऐसे ही अगर 31 जनवरी को तो गए भाई,
ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो ये दिन गए आपके ये वापस ला के देते। आज बड़ा पछतावा होगा कि यार कहां से इस महीने में, एक महीने में ना मैं पॉलिटी तैयार कर लेता, एक महीने में ना मैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन तैयार कर लेता, मिडवल कर लेता, अनसेट कर लेता, या मैं करंट एक महीने का जनवरी का है ना, जनवरी में ना हो सकता मैं पीछे 2021 का सारा करंट रिवाइज कर लेता, या मैथ में है ना आज मतलब अपने 2-4 चैप्टर क्लियर कर लेता। वो सारी चीजें अब सोचोगे आप, एक यही चीज आपने सोचनी थी कब, 1 जनवरी को जो चीज सोचनी थी आज सोचने पे मजबूर हो जाओगे इस बात को सुनकर के कि तुमने 30 दिन में क्या किया। वही खाया पिया, रिजाई गर्म करी और जैन, बारिश आई, बरसात आई, ठंड पड़ी बहुत ज्यादा, किसी की शादी हुई, कोई एक्सपायर भी हुआ, ये वो इधर उधर की बातें हुई और सारा समय निकल गया। समय रुका नहीं रुका ना, तो चलिए ऐसे ही अब जब कल 1 फरवरी है, ऐसे ही 28 फरवरी को फील होगा अरे यार साल के 2 महीने गए और मैंने कुछ नहीं किया। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है दोस्तों, तो समय रहते समय को पकड़ लो, अपने साथ चलते रहो। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मैंने समय के बारे में, चलिए फिर भी भाई ठीक है, आप लोगों की मर्जी है। अभी हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना लॉन्च किया है, तो किस देश के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है, क्वेश्चन है भैया आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाल ही में किस देश के द्वारा, हाल ही में किस देश के द्वारा हाल ही में किस देश के द्वारा गिला हो गया बोल रहा है तुम्हारा ना, हाल ही में किस देश के द्वारा ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए योजना लॉन्च करी है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, पूछ लेगा भैया आप लोगों से। और ये ग्रेट बैरियर रीफ है क्या, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए हाल ही में किस देश के द्वारा ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए, रीफ की रक्षा के लिए योजना लॉन्च की है, के लिए योजना लॉन्च की है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं, ऑस्ट्रेलिया ने भी, किसने, ऑस्ट्रेलिया ने या ऑस्ट्रेलिया ने भी, ऑस्ट्रेलिया ने इस योजना को लॉन्च किया है। किसकी रक्षा के लिए, ग्रेट रीफ, ऑस्ट्रेलिया। किसके द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कब करी है ये योजना, तो 28 जनवरी को, 28 जनवरी 2022 को इस योजना को लॉन्च किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है आपका, मैं बताऊंगा ये क्या है, दिमाग में घूम रहा होगा। ये जलवायु से प्रभावित होकर के इसका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जलवायु से प्रभावित होकर के इसका नुकसान हो रहा है। कह सकते हैं कि जब तापमान बढ़ रहा है तो तापमान बढ़ने के कारण इस ग्रेट बैरियर रीफ का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। उसकी सुरक्षा के लिए इन्होंने लॉन्च किया। तो ग्रेट बैरियर रीफ जलवायु से प्रभावित, किससे प्रभावित हो रहा है भैया, जलवायु से प्रभावित हो रहा है, जलवायु से प्रभावित। और कितना प्रभावित हो चुका है, 98% प्रभावित हो चुका है भैया, प्रभावित होकर के इसमें नुकसान हो रहा है। और ये यूनेस्को की जो विरासत लिस्ट में था, यूनेस्को की विरासत लिस्ट के अंदर था, उन्होंने बताया कि या तो तुम इसके लिए कुछ करो, नहीं तो हम इसको विरासत लिस्ट से हटा भी देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, हाल ही में किस देश से ग्रेट बैरियर, तो ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए योजना को लॉन्च किया है। कब, 28 जनवरी 2022 को। इसका नुकसान, इसको जो नुकसान है वो हो किससे रहा है, तो जलवायु से इसको नुकसान हो रहा है। अब देखो ग्रेट बैरियर रीफ है क्या है, अब दिमाग में तुम्हारी ये बात आ रही होगी, सर ये हमें यही नहीं पता कि ग्रेट बैरियर रीफ है क्या। देखिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है, दुनिया की
सबसे बड़ी प्रवाल कह सकते हो आप, प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, अब समझ में आ गई क्या है प्रवाल भित्ति है, ठीक है। ये जीवों से बनी हुई है, छोटे छोटे जीवों से बनी हुई है। ये जो आपका ग्रेट बैरियर है कैसे बना हुआ है, जीवों से बना हुआ है। इसमें कितने 2900 से अधिक व्यक्तिगत रीफ और द्वीप शामिल है। देखिए इसमें क्या है, 2900 से अधिक, 2900 से अधिक क्या है, व्यक्तिगत रीफ शामिल है। प्लस में और क्या है इसमें 900 द्वीप शामिल है, 900 द्वीप शामिल है। बहुत बड़ा एरिया हो गया भाई आपका, ये द्वीप शामिल है। कितने द्वीप शामिल है, 2900 से अधिक व्यक्तिगत रीफ शामिल इसके अंदर, और 900 से अधिक जो द्वीप इसके अंदर शामिल है। और किलोमीटर की बात करें यह प्रणाली, लगभग अगर मैं बात करूं तो 2300 किलोमीटर, कितनी 2300 किलोमीटर बहुत हो जाता है भाई, बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है, 2300 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र तक फैली हुई है, 2300 किलोमीटर से अधिक फैली हुई है। दुनिया के सबसे बड़ी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, रीफ सिस्टम जो जीवन की विस्तृत विविधता का समर्थन करता है। अगर मैं कहूँ दुनिया की सबसे बड़ी एकल संरचना है, देखेंगे जीवों के द्वारा बनाई गई, जीवों के द्वारा बनाई गई, जीवों के द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी एकल संरचना है। क्या है, एकल संरचना है, ये भी आप लोगों को पता है, दुनिया की सबसे बड़ी एकल संरचना है। और ये जीव सिस्टम, ये रीफ सिस्टम जो है क्या करता है, ये रीफ सिस्टम क्या करता है भाई, रीफ सिस्टम जीवन की एक विस्तृत विविधता का समर्थन करता है। जीवन की एक विस्तृत विविधता का समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है ये, तो रीफ सिस्टम जीवन की एक विविधता का समर्थन करता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए हमने बात करी कि हाल ही में किस देश ने ग्रेट बैरियर रीफ का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। ये भी आप लोग 28 जनवरी को उन्होंने की घोषणा की, जलवायु परिवर्तन से 98% का नुकसान हो रहा है इसका। तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ये भी पूछ सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी, तो ग्रेट है। 2900 से अधिक व्यक्ति रीफ और 900 द्वीप, इसमें 2300 किलोमीटर से अधिक ये आपकी फैली हुई है। जीवों के द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी एकल संरचना यही है। रीफ सिस्टम जो है जीवन की एक विस्तृत विविधता की जानकारी हमारे को क्या करता है, ये प्रदान करता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, बड़ा शानदार है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ओके, 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया था इसे। 1981 में इस रीफ ग्रेट बैरियर को कब भाई, 1981 में, 1981 में क्या किया था इसे, 1981 में अगर मैं कहूँ इस विश्व धरोहर स्थल के रूप में, किसके रूप में भी, विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे क्या किया था, नामित किया था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कब किया था, 1981 में किया था भाई, ठीक है। ओके, ये बात हो चुकी है आप लोगों की। अब जब इसका 89% ये प्रभावित हो चुकी है जलवायु से, तो जरूरी बात है कि इसके कान खड़े होना चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं इस योजना की, एक बार बात करते हैं कि योजना क्या है। इस योजना में क्या है, देखिए 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज लॉन्च किया है इसकी सुरक्षा के लिए। क्या किया है, 700 मिलियन यूएस डॉलर की क्या किया, यहाँ पर पैकेज लॉन्च किया है, ताकि यूनेस्को की विश्व सूची से हटाए ना। क्योंकि यूनेस्को ने बोला कि हम इसको हटा देंगे, अपनी सूची से हटा देंगे, 2012 के अंदर शायद इसको बोला था, ठीक है। अब ये इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, ग्रेट बैरियर रीफ अरबों छोटे जीवों से बना और बनाया गया है।
नोट डाल के लिखेंगे। नोट, जो ग्रेट बैरियर रीफ है आपका, ये अरबों छोटे जीवों से, अरबों छोटे जीवों से बना है और बनाया गया है, दोनों बात है। अरबों छोटे छोटे जो जीव हैं उनसे बना है। और इन जीवों को क्या कहते हैं, इन जीवों को कोरल प्लिस के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका कि जिन जीवों से ये बना है, अरबों जीवों से, उन्हें क्या बोला जाता है, कोरल पोलिप्स के नाम से के रूप में इनको जाना जाता है, के रूप में इनको जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, तो कोरल पोलिप्स के रूप में इनको जाना जाता है। ये आप लोग समझ सकेंगे। आपकी प्रवाल शैवाल भित्ति है, ये छोटे छोटे जीवों से बना हुआ है। जलवायु के कारण इसका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसे यूनेस्को के धरोहर स्थल में 1981 में इसको शामिल कर लिया गया था। बाद में इसको बताया गया कि भाई इसका नुकसान हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, या तो तुम कुछ काम करो, जलवायु परिवर्तन या जलवायु से प्रभावित हो रहा है, या तो आप लोग इसके लिए कुछ करो, नहीं तो हम इसको अपनी लिस्ट से हटा देंगे। उसे लिस्ट में बनाए रखने के लिए ये योजना लॉन्च करी है सरकार ने। ग्रेट रीफ की सुरक्षा के लिए ये योजना लॉन्च की है, ताकि कोरल के विशाल नेटवर्क को, कोरल के विशाल नेटवर्क को यूनेस्को धरातल स्थल से हटाया ना जा सके। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में भी आपका पंडित पीएम मोदी ने किस गायक के ऊपर कल्चरल फाउंडेशन की स्थापना करी, या इस कल्चरल जो फाउंडेशन, इसका संबंध किस गायक से, कैसे भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन पहुंच जाएगा। और अगर आप समझ रहे हैं इस चीज को, तो आप उसका किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपके बीच में आ जाए, आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, पीएम मोदी द्वारा किस गायक के नाम पर कल्चरल फाउंडेशन, किस गायक के नाम पर कल्चरल फाउंडेशन की स्थापना करी, कल्चरल फाउंडेशन की स्थापना करी। एक ऐसे गायक हैं जिन्होंने जो गायन को लेकर के, जिन्होंने हरियाणा को भी रिप्रेजेंट किया, मैं कह सकता हूं, जिनका संबंध मेवाती घराने से था, कह सकता हूं, जिन्होंने देश विदेश के अंदर भारत के संगीत को फेमस किया, ये भी कह सकते हैं। उनके नाम पर पंडित किसने अपने जो कौन थे वो, पंडित जसराज, जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं, इन्होंने प्रसिद्ध किया था और गायन को प्रसिद्ध किया। उस गायन के क्षेत्र में अभूतपूर्ण, मैं कहूं कि इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। विदेशों में गायन के झंडे गाड़े इन्होंने, और उनके सम्मान में एक यहाँ पर कल्चरल जो फाउंडेशन की स्थापना करी है मोदी जी के द्वारा, उसके ऊपर यहाँ पर हमें बात करने वाले हैं। तो कौन है, सबसे पहले तो यही बात करेंगे, नाम
काफी देर से जब मैंने अगर बोल दिया मेवात से तो नाम भी बता दिया मैंने, तो आप समझ गए होंगे कौन है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आंसर है आपका सीधा पंडित जसराज कल्चरल, पंडित जसराज के नाम पर, पंडित जसराज, जसराज के नाम पर, जसराज के नाम पर, के नाम पर क्या नाम रखा उसका? तो पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन, इसको नाम दिया गया है। और इसकी क्या की है अभी पीएम मोदी ने, कब भाई 28 जनवरी को, 28 जनवरी को इसे लॉन्च कब किया गया? तो इस कल्चरल फाउंडेशन को 28 जनवरी 2022 को इसे लॉन्च किया गया, 28 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया। और ये क्या था? इनकी 92वीं जयंती के अवसर पर, इनकी जयंती थी 92, जो जयंती हम मना रहे थे, इस जयंती के अवसर पर इसे लॉन्च किया भी। प्रधानमंत्री मोदी ने इनका जो फाउंडेशन है इसको कब बनाया? पंडित जसराज की जो 92वीं जयंती थी, इस जयंती के ऊपर इन्होंने इसको लॉन्च करने का काम किया है। इससे क्या रहेगा भाई, इनको याद कराया जाएगा, ये याद रहेंगे। आप देखिए पंडित जसराज कौन थे? ये भारतीय शास्त्रीय गायक थे। कौन थे भाई? भारतीय शास्त्रीय गायक थे। कौन थे? भारतीय शास्त्रीय गायक थे भाई। साथ ही बात करें इनका संबंध कहां से था? तो मेवाती घरानों से, मेवाती घरानों से इनका संबंध था, है ना। नेचुरलिटी के साथ पढ़ रहे हो भाई, आवाज आ रही होगी चिड़ियों के चहचहाने की, है ना। कोई बात नहीं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, नेचुरलिटी के साथ पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है ना। चलिए भाई, ठीक है। संगीत करियर लगभग 75 वर्षों तक इन्होंने क्या किया भाई? 75 वर्षों तक संगीत की सेवा करी इन्होंने, लगभग 75 वर्षों तक संगीत की सेवा करी इन्होंने। और पंडित जसराज की विरासत में देखिए शास्त्रीय और अर्धशास्त्रीय मुखर संगीत, शास्त्रीय और अर्धशास्त्रीय मुखर संगीत हुई, ये भी नहीं है। इन्होंने हवेली संगीत जैसी विभिन्न शैलियों को और मेवाती घरानों को लोकप्रिय बनाया। हवेली संगीत का संबंध अगर पूछें, हवेली संगीत और मुखर संगीत, हवेली संगीत, साथ में इन्होंने मेवाती घराने को लोकप्रिय बनाया भाई। मेवाती घरानों को लोकप्रिय भी बनाया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने भारत, कनाडा, अमेरिका के छात्रों को, भारत है, कनाडा है, यूएसए है भाई आपका, और यूरोप के और भी देशों के छात्रों को संगीत दिया भाई, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। 17 अगस्त 2020 को न्यू जर्सी में, 17 अगस्त 2020 को कहां पर भाई? न्यू जर्सी में इनकी मृत्यु हुई गई। कहां पर? 17 अगस्त 2020 में इनकी मृत्यु, पंडित जसराज की मृत्यु कहां पर हुई है? न्यू जर्सी में इनका निधन हुआ, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जब इस फाउंडेशन की स्थापना करी है, तो इस फाउंडेशन को अगर हम बात करें, स्थापना पंडित जसराज के बेटे सारंगदेव पंडित और उनकी बेटी दुर्गा साध ने की। पंडित जसराज का जो बेटा है देखिए कौन है? पंडित जसराज के बेटे सारंगदेव पंडित, प्लस में है बेटी है उनकी भाई, बेटी, तो वो कौन है? दुर्गा जसराज का योगदान इसके अंदर रहा है, ये भी आप लोगों को पता होगा। राष्ट्रीय विरासत की बात करें हम,
कला और संस्कृति, राष्ट्रीय विरासत कला संस्कृति को उन्होंने बढ़ावा दिया। देखिए हाल ही में चर्चा में रहे फाउंडेशन, कौन सा फाउंडेशन है, किस गायक के नाम पर फाउंडेशन की स्थापना करी है, तो आपको पता है पंडित जसराज के नाम पर। ये मेवात के घराने से संबंध रखते थे। इन्होंने हवेली संगीत तथा मेवात को प्रमुख, ये शास्त्रीय गायक थे, मेवातियों को प्रमुख पहचान दिलाई। ये शास्त्रीय संगीत के धनी थे, कह सकते हैं अर्ध शास्त्रीय संगीत और अर्धशास्त्रीय संगीत भी ये गाते थे। ये इन्होंने यूरोप में कनाडा अमेरिका भारत के जो छात्र थे उन्हें संगीत देने की संगीत की शिक्षा दी है। साथ ही हम बात करें इनकी 17 अगस्त 2020 को इन्हें क्या हुआ भाई, इनकी न्यू जर्सी के अंदर क्या हुई है, मृत्यु हुई है या निधन हुआ। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में बेहतरीन क्वेश्चन है, देखेंगे भैया। चलिए भैया अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक युद्ध अभ्यास अभी चर्चा में रहा है अभी आप लोगों का, इसको एक बार मैं रफ करूंगा भाई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक युद्ध अभ्यास अभी चर्चा में रहा है, ये कहाँ पर हुआ है, किस किस ने भाग लिया इसके अंदर, तो चर्चा में रहा है आपका युद्ध अभ्यास। उसका नाम क्या है पूछ लेगा कोई आप लोगों से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। युद्ध अभ्यास है तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक से निकल कर के आता है, ये भी आप लोगों को इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। चलिए भाई क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चर्चा में कौन सा युद्ध अभ्यास रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 भाई। अभी हाल ही में चर्चा में रहा युद्ध अभ्यास कौन सा है, सीधी सी बात करेंगे। देखिए पश्चिमी युद्ध अभ्यास, पश्चिमी लहर अभ्यास, कौन सा भी, पश्चिमी लहर अभ्यास चर्चा में रहा है। आपको बता देता हूं जो पश्चिमी युद्ध अभ्यास, जो पश्चिमी लहर युद्ध अभ्यास जो चर्चा में रहा है, ये पश्चिमी तट पर हुआ है, समुद्र के अंदर हुआ है। इसमें वायुसेना, नौसेना और आपका भाई समुद्र के अंदर है तो नौसेना तो है ही है, वायुसेना ने भी भाग लिया और सेना ने भी इसके अंदर भाग लिया है। अपने सामंजस्य को बैठाने के लिए, अपनी ताकत को प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने ये युद्ध अभ्यास किया है। ठीक है, तो पश्चिमी युद्ध अभ्यास केवल भारतीय सेना कह सकते हो आप भाई। देखिए कहां पर आयोजित किया है, भारतीय सेना और वायुसेना भी शामिल है इसमें, कह सकते हो। देखिए भारतीय सेना प्लस वायुसेना प्लस नौसेना, तीनों का सम्मिलित युद्ध अभ्यास है भाई। ये तीनों का सम्मिलित युद्ध अभ्यास है और यह अभ्यास लगभग कितने दिन चला भाई, लगभग अगर मैं दिनों की बात करूं तो ये 20 दिन ही अभ्यास चला भाई। अभ्यास, युद्ध अभ्यास कितने दिन चला है, ये 20 दिन ही आपकी जो एक्सरसाइज रही है ये रही है। पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया, कहां पर आयोजित किया गया इसे, तो पश्चिमी तट पर इसे आयोजित किया गया। सीधा सा पूछेगा कि इसे कहां आयोजित किया गया, तो पश्चिमी तट पर इसे आयोजित किया गया। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, ये क्यों किया गया ये मैंने आप लोगों को बता दिया। देखिए पश्चिमी कमान, इसके भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान ने इसमें भाग लिया था। तो भारतीय नौसेना की बात करें तो वेस्टर्न जो कमान है इसने भाग लिया था इसका, और वेस्टर्न कमान का जो हेडक्वार्टर है नेवी का, ये कहां पर आपका, मुंबई के अंदर भी, मुंबई के अंदर इसका हाईकमान का मुख्यालय भी। पूर्वी सेना, नौसेना का मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। देखिए ये वेस्टर्न का होगा। पूर्वी की बात करें तो ईस्टर्न कमान का जो मुख्यालय, नेवी की बात हो रही है खाली किसकी,
नेवी की बात हो रही है या कहीं नौसेना की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर आपका विशाखापत्तनम में है, विशाखापत्तनम में है। साथ ही बात करें इसकी साउथ नौसेना कमान की अगर हम बात करते हैं, तो साउथ की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, कोच्चि के अंदर नौसेना का है। और इसमें तटरक्षक बल भी शामिल था भाई, तटरक्षक बलों के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए भी ये एक्सरसाइज की गई है। फिर एक बार देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका अभी हाल ही में चर्चा में कौन सा रहा, तो आपका जो पश्चिमी लहर कह सकते हो, पश्चिमी लहर युद्ध अभ्यास चर्चा में रहा है। इसमें नौसेना भारत की नौसेना है, भारत की सेना है और वायुसेना ने इसमें हिस्सा लिया है। साथ में इन तीनों सेनाओं या साथ में तटरक्षकों को भी आपस में एक सामंजस्य बैठाने के लिए ये किया गया। कहाँ पर किया गया, पश्चिमी तट पर इसका आयोजन किया गया। इसके मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर जिसका मुंबई इसने हिस्सा लिया था। तो नेवी के हमने तीनों कमांड यहाँ पर, ईस्टर्न कमांड, साउथ कमांड और वेस्टर्न कमांड, तीनों के तीनों कमांड यहाँ पर मैंने उनका हेडक्वार्टर भी आप लोगों को बता दिया, कहाँ कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए 2022 पश्चिमी लहर ऑपरेशन 2022 जो युद्ध अभ्यास 2022 है, इसमें भाग की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 40 से अधिक जहाजों ने भाग लिया, जहाज और पनडुब्बी, जहाज और पनडुब्बियों ने हिस्सा लिया भाई, पनडुब्बियों ने हिस्सा लिया इसके अंदर। भारतीय वायुसेना के इसके अलावा वायुसेना की अगर मैं बात करूं, वायुसेना के किसने भाग लिया इसके अंदर, Su-30MKI उड़ान ईंधन भरने वाले विमान, जुगुआर और जुगुआर जो समुद्री हड़ताल वाला जो विमान है उसको भी तैनात किया है यहाँ पर। IAF निमानु रहित हवाई प्रणाली, बहुत सारा कुछ इसके अंदर है शामिल किया गया भाई, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। ये आप लोगों का पश्चिमी लहर युद्ध अभ्यास था। पश्चिमी लहर युद्ध अभ्यास में किस किस ने हिस्सा लिया ये आप लोगों के बीच में है भाई, चलिए ठीक है। कब हुआ ये, तो आपका जनवरी में हुआ है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 20 दिन तक चला, तीनों सेनाओं ने इसके अंदर क्या लिया है, हिस्सा लिया भाई। अभी हाल ही में 30 जनवरी को एक डे मनाया गया भाई, मैं इसको हाँ है क्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 30 जनवरी को यानी कि कल 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए 30 जनवरी को सबसे पहले मैं बात करूंगा, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात आती है, 30 जनवरी को शहीद दिवस है ना, शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा कर दी गई थी वो बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपका क्वेश्चन कुछ हो रहा है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी शहीद दिवस आपका ऑप्शन में नहीं है, तो फिर कहाँ जाएंगे आप लोग, है ना। तो देखिए विश्व कुष्ठ रोग, विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है आपका कब है, 30 जनवरी को, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है, कुष्ठ रोग को समाप्त करना, कुष्ठ रोग को समाप्त करना, रोग को समाप्त करना, ये भी इसका क्या है उद्देश्य है। साथ में भी जो पीड़ित हैं, पीड़ित लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना, एक तो उद्देश्य ये हो गया। साथ में पीड़ित लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना। इस बात को समझना है, ये बहुत अच्छी बात है जो लाइफ के अंदर आपको काम आने वाली। देखिए अगर हम मान लो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बस में बैठे, हमारे पास कोई कम्बल ओढ़ करके ऐसे जैसे छुटती कम में हमें लगे कि भाई थोड़ा सा बीमार सा, तो हम उससे ऐसे करते हैं, इससे दूर रहे यार, कहीं मैं बीमार ना हो ना, उसको नफरत भरी, अरे उसको बुखार चढ़ा तो भी हम नफरत की नजर से देखते हैं उस बंदे को कि दूर रहे। और खास करके कोरोना ने तो इंसान की औकात को दिखा दिया है कि तुम कितना प्रेम करते हो। भाई रे मैं तेरे लिए चांद तोड़ लाऊं, तेरे लिए सितारे तोड़ लाऊं, और गलती से वो अगर ये बोलते ना कि मेरे कोरोना है, तो चांद सितारे तो बहुत दूर की बात है, दर्शन भी फोन भी नहीं करेगा हालचाल के लिए, क्योंकि लगता है फोन में से कोरोना आ जाएगा ना।
तो पीड़ित जो कुष्ठ रोग है, तो कुष्ठ रोग वालों को इस समाज के अंदर क्या देखा जाता है, तुच्छ भावना से देखा जाता है, उन्हें तुच्छ नजर से देखा जाता है। तो उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है, उस भेदभाव को मिटाने के लिए और कुष्ठ रोगियों को समाप्त करने, कुष्ठ रोगों को विश्व में समाप्त करने के लिए, किसको, कुष्ठ रोगों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है, इसको, ये दिवस की स्थापना, इस दिवस को 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ओके। इसके इलाज के लिए पीड़ित को मल्टी ड्रग थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। इलाज की बात करें तो जो कुष्ठ रोग है आपका, कुष्ठ रोग जो है, रोग का इलाज हुई, इलाज कैसे के लिए क्या होता है आपका, तो मल्टी ड्रग थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, मल्टी ड्रग थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है, की आवश्यकता होती है भाई, ये आप लोगों को पता लग गया। इस थेरेपी के तहत पीड़ित 6 माह से 1 वर्ष तक दवाएं करना पड़ता है। इसमें कितना, 6 महीने से लेकर के और 12 मंथ तक दवाइयों का क्या करना पड़ता है, 12 महीने तक दवाइयों का सेवन करना पड़ता है भाई, दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। कितने दिन तक करना पड़ता है, ये आप लोगों के बीच में है। विश्व कुष्ठ दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को बनाया जाता है। नोट डाल के इसको देख लेंगे, इसको कब मनाया जाता है, नोट, जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ जो रोग दिवस है कब मनाया जाता है, जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। लेकिन भारत में यह दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। और भारत की अगर हम बात करें राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस की अगर हम बात करें तो ये कब मनाया जाता है आपका, 30 जनवरी को, जो शहीद दिवस है, शहीद दिवस के ऊपर इसको मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा कि शहीद दिवस को किस दिवस के साथ मनाया जाता है, या मतलब शहीद दिवस के साथ और कौन सा दिवस भारत के अंदर मनाया जाता है, तो कुष्ठ रोग दिवस भारत में शहीद महात्मा गांधी की जो हत्या की गई थी उसके ऊपर मनाया जाता है। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पर हम इसको एक बार रफ कर देता हूँ, उसके बाद हम शहीद दिवस के ऊपर बात करेंगे कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बेटा, शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे, हमें समय थोड़ा सा कम रहता है तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो नहीं पाती हैं। जिस प्रकार से कि आपको पता है जो ऑफलाइन क्लासों में एक्सप्लेन हो जाती है, उस प्रकार से सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन हो नहीं पा रही हैं। तो शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो शहीदी दिवस की अगर हम बात करें, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, बात हो चुकी है अपनी, है ना। तो इसका आंसर रहेगा 30 जनवरी को। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको पता है। क्या हुआ क्या था इस दिन में, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई। अभी हत्या हुई, किसने करी, नथुराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई। कहाँ, दिल्ली के अंदर भाई। कहां पर थे, दिल्ली में बिड़ला भवन में भाई, बिड़ला भवन में नथुराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। देखिए, अगर हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो कुछ पॉजिटिव पक्ष है, कुछ नेगेटिव पक्ष है। देखिए, खून करने वाला बंदा या कोई भी गलत काम करने वाला बंदा अपने पास रीजन रखता ही रखता है।
मैं ना तो ये बोल रहा कि महात्मा गांधी की हत्या गलत की गई, ना ही मैं ये कह रहा कि महात्मा गांधी की हत्या सही करी गई है। मैं दोनों पक्षों पे बात करूंगा, दोनों पक्ष यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों पे बात करेंगे। देखिए, हत्या करने वाले के पास अपने रीजन थे, और उनके पास जो नथुराम गोडसे के पास अगर मैं रीजन की बात करूं तो नथुराम गोडसे के पास जो रीजन था वो ये था कि भाई 40 करोड़ से ऊपर जो पैसे, करोड़ों रुपए कह सकते हो आप, करोड़ों रुपए पाकिस्तान जब बना तो करोड़ों रुपए देने के लिए करोड़ों रुपए दिए जाने चाहिए पाकिस्तान को। इस बात को लेकर के महात्मा गांधी जी ने अनशन किया था। और भी बहुत सारे रीजन थे, लेकिन मेन रीजनों में बात ये करते कि उस समय हम खुद रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं, और फिर जब कोई रूस के जा रहा है, पड़ोसी अलग हो रहा है, भाई एक दूसरे भाई से टूट के जा रहा है, तो जाने दो भाई, अपना पेट भरेगा खुद भरेगा, हम उसके पीछे ले तो ये पैसे लेके जा। और साथ में आमरण अनशन कर लिया कि मैं मर जाऊंगा अगर उसको पैसे नहीं दिए तो। ये क्या दिखाता है? ये उसके प्रति प्रेम दिखाता है। चलो दूसरी बात करिए, उसके प्रति मानवता भी दिखा सकता भाई, है ना। मानवता के नाते भाई बाहर जाएगा बंदा तो कैसे रहेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा ना, दोनों पक्ष हैं। लेकिन नथुराम गोडसे के पास ये रीजन था और उन्होंने अपने तरीके से इस बात को सोचा, उन्होंने षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रच करके 30 जनवरी 1948 को उन्होंने बिड़ला भवन दिल्ली के अंदर चहलकदमी करते वक्त नथुराम गोडसे को गोली मार दी। और ये जो षड्यंत्र था, यहां पर बहुत कम लोग जानते हैं, 2 लोगों ने रचा था, एक तो नथुराम गोडसे थे और साथ में इनके साथ जो षड्यंत्रकारी थे वो कौन थे? तो नारायण आप्टे। नारायण आप्टे, इन दोनों लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र रचा था। और हत्या किसने करी थी? नथुराम गोडसे द्वारा की गई थी। और जब महात्मा गांधी की अंतिम सांस हो रही थी तो इनके मुंह से एक शब्द निकला था, हे राम। और आज राजघाट के ऊपर जहां इनकी समाधि बना रखी वहां पे लिखा हुआ है हे राम। क्या लिखा हुआ है? हे राम लिखा हुआ है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, नथुराम गोडसे के ऊपर हमने बात करी तो नथुराम गोडसे को और बता दो, इनकी जो फांसी हुई है कहां पर? अम्बाड़ा जेल के अंदर हुई है, अम्बाड़ा। और अम्बाड़ा कहां पर है ये आपको पता है? हरियाणा के अंदर है ना। सबसे बड़ी जेल की बात करें तो यही है भैया, ठीक है, हरियाणा के अंदर अम्बाड़ा में इनको फांसी दे दी गई। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 30 जनवरी इसलिए इस दिवस को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। अब बात कर लेते हैं एक बार थोड़ी सी महात्मा गांधी जी की बात कर लेते हैं। 2 अक्टूबर इनका जो जन्म है, 2 अक्टूबर 1869 में इनका क्या हुआ? जन्म और मृत्यु आपके सामने है, ठीक है, ओके। उपाधि ले लेते हैं। देखिए, इनके महात्मा गांधी की उपाधि, महात्मा के नाम से सबसे पहले बड़ा अच्छा कौन सा टॉपिक देखना, महात्मा के नाम से सबसे पहले किसने पुकारा या किसने नाम दिया? भाई महात्मा किसने कहा? गांधी जी को पुकारा या गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? इस बात के ऊपर 2-3 बातें गई। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो रविंद्र, देखिए इसमें सबसे पहले बात आती है राजवेद 1915 में गई। 1915 में किसने गई? राजवेद जीवन राम, राजवेद जीवन राम कालिदास ने पुकारा, कालिदास द्वारा पुकारा गया भाई, ठीक है भाई, ओके। एक बात तो ये कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोगों के अनुसार है स्वामी श्रद्धानंद ने, किसने भाई? स्वामी श्रद्धानंद द्वारा ने इनको महात्मा कहा भाई। और कुछ लोगों का मानना है भाई, अन्य के अनुसार रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी, इनको महात्मा की उपाधि प्रदान कर। तीनों ऑप्शन अगर आपको एक साथ मिलेंगे, ध्यान रखना, अगर तीनों ऑप्शन अगर एक साथ मिलते तो ये सभी भाई आंसर मिलेगा, तो ये सभी। अदरवाइज आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, कभी रविंद्रनाथ टैगोर ढूंढो वहां पर मिल जाए, इनमें से कोई नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर हो नहीं, राजवेद जी वहां पे लिखे हो और वहां पर ऑप्शन हो इनमें से कोई नहीं, तो आंसर करके आएंगे लगभग 99%, 99.99% स्टूडेंट करके आएंगे कि इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना भाई, इन तीनों लोगों के ऊपर बात चलती, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन आमतौर पर ज्यादा किसके ऊपर बात रहती है? रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि से नवाजा था। ये भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, ओके। अब आती 12 अप्रैल 1919 को, 12 अप्रैल 1919 को एक लेख में बापू कहा गया भाई, एक लेख में क्या कहा गया? बापू कहा गया।
अब क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि महात्मा गांधी को बापू सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को बापू सबसे पहले किसने कहा, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। माना जाता है कि बापू कहने वाला साबरमती आश्रम का एक स्टूडेंट था या एक विद्यार्थी था जिसने सबसे पहले बापू कहा। यह भी क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ जाएगा भाई, ठीक है। अगला 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो प्रसारण के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने, किसने भाई? सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें किसकी उपाधि से नवाजा? राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। और कब? 6 जुलाई 1944 को। कहां पर? रंगून रेडियो। मेरे पिया गए रंगून, है ना? रंगून कहाँ की राजधानी थी? अभी नहीं है, नाम चेंज है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन्हें राष्ट्रपिता कहा गया और साथ ही कहा गया कि आजाद हिंद फौज को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। और साथ ही यहां इसी दिन इन्होंने रेडियो पर ही आजाद हिंद फौज के लिए इनसे क्या मांगा? आशीर्वाद मांगा। आजाद हिंद फौज के लिए इनसे आशीर्वाद मांगा। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, ये आप लोग को अच्छे से जानते हैं। शिक्षा की बात कर लें, पेशे से क्या थे भैया? पेशे से अगर मैं बात करूं तो वकील साहब थे भैया। और वकालत कहां करी? लंदन से पढ़कर के आए थे। कहां चले गए? प्रवासी। देखिए कहा दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने एक फर्म के तहत काम किया और यहां इन्होंने देखा कि किस प्रकार से भारतीयों पर, दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार से अंग्रेज भारतीयों पर नस्ल भेद के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। इन्होंने फर्स्ट क्लास की ट्रेन के अंदर क्लास सीट इन्होंने टिकट ली थी, लेकिन इन्हें सफर नहीं करने दिया गया और वहां से निकाल करके बाहर फेंक दिया। बाद में इन्होंने जो ट्रेन की जो सीढ़ियां होती हैं उनके ऊपर बैठ करके सफर किया, तो एक अंग्रेज का आने जाने पर इनकी पिटाई भी वहां पर हुई। ये बात उनके दिमाग में घर कर गई और साथ ही बहुत सारे होटलों में इनके ऊपर पाबंदी थी। ये बात भी इनके दिमाग में बैठ गई है भाई, ठीक है। और आरंभिक पढ़ाई की बात करें तो अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट, कहां पर भाई? अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में इन्होंने अपनी आरंभिक पढ़ाई करी। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के अंदर इन्होंने पढ़ाई करी। कहां पर? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के अंदर इन्होंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया। 1915 में कब आए हैं? 1915 में भारत आए और जिस दिन ये भारत आए उस दिन अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। वह कब मनाया जाता है? महात्मा गांधी भारत है तो अप्रवासी दिवस मनाया जाता है, वह कब मनाया जाता है? साथ ही ये भी आप लोगों को पता होना निहायत ही जरूरी है। अब क्या है भाई, बहुत से लोग जो हैं वो इनके खिलाफ हैं, है ना। चलो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभाली इन्होंने। 1921 में नेशनल जो कांग्रेस थी, एनसी कह सकते हो आप, राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभाली इन्होंने। 1930 में नमक सत्याग्रह किया। 1930 में नमक सत्याग्रह किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुई, ये भी इन्हीं का था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इन्होंने लिया। साथ ही इन्होंने क्या किया? आजीवन सरलता और सदाचार को अपनाया। साबरमती आश्रम में इन्होंने अपना जीवन बिताया। इन्होंने धोती कुर्ता ही पहना, कुर्ता भी उतार दिया और मैं को इन्होंने भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने अंग्रेजों का क्या किया? विरोध किया। और इस बात को लेकर के बहुत से लोगों में इनके लिए क्या थे? वैचारिक मतभेद थे। क्या थे? वैचारिक मतभेद थे। उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि किस किस आधार पर लोग इन्हें थोड़ा सा दूसरी भावना कहते थे। आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद चलेंगे। देखिए अगर पूरा महात्मा गांधी अगर मैं बताऊं तो काफी समय चाहिए, उतना है नहीं हमारे पास। कभी फिर जरूर कभी जिक्र करना इस बात का, जब ऑफलाइन क्लास होती तो बताया जाएगा आपको कि क्या क्या था, क्या कुछ चीजें थी। वो सारी की सारी बातें यहाँ पर होंगी आप लोगों की।
चलिए उनके ऊपर हम यहाँ पर एक बार बात करेंगे। अब महात्मा गांधी को लोग नेगेटिव पॉजिटिव बातें हो गई हैं कि भाई उन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत कुछ किया, लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से लड़ी। लोग कुछ पॉइंट्स हैं लोगों के जो उनके दिमाग में है कि जो महात्मा गांधी को, देखिए हर चीज के 2-3 मतलब होते हैं, कोई किस तरीके से कोई किस तरीके से। जो आमतौर पे जो पब्लिक बोलती थी या आमतौर पे जो लोगों की, या मैं कहूँ जो उग्रवादी जो लोग थे, उग्रवादी मतलब उग्र विचारधारा वाले, उग्रवादी नहीं, टेररिस्ट नहीं भाई, उग्र विचारधारा वाले जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिनकी मैं कहूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी है, उन लोगों से इनके विचार नहीं मिलते थे भाई। ठीक है, चलो क्या क्या था भाई, देखिए नंबर 1 गांधी जी की आलोचना की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर गांधी जी की जो आलोचना थी, गांधी जी की आलोचना क्यों थी? तो नंबर 1 जुल्लू का जो युद्ध था, विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया, जुल्लू विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया भाई, अंग्रेजों का साथ इन्होंने दिया, पहला पॉइंट है इनका। दूसरा भाई, दोनों विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया इन्होंने, दोनों विश्व युद्धों में अंग्रेजों का साथ दिया। अब देखिए अगर मैं बात करूं पहला 1914 में, दूसरा 1939 के अंदर जो विश्व युद्ध हुआ, तो पहले विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों ने बोला कि हम तुम्हारे को आजादी दे देंगे, महात्मा गांधी बोले। अब वो बेचारे इस बात को समझ नहीं पाए कि ये धोखा दे रही है। अब उन्होंने कहा ठीक है तू आजादी दे दे, उन्होंने बोला आप हमारी तरफ से युद्ध लड़े, बोला ठीक है हमारे सैनिक युद्ध लड़ेंगे। उन्होंने भारत के युवाओं को बहुत मोटिवेट किया युद्ध में शामिल होने के लिए और सेना में भर्ती होने के लिए, और वहां पर इन्हें भर्ती करने वाले एजेंट के नाम से भी जाना गया। और हमारे बहुत से वीर योद्धा इस युद्ध में शहीद हुए, विश्व युद्धों में शहीद हुए, लेकिन उस विश्व युद्ध के बाद भी अंग्रेजों ने हमारे को आजादी नहीं दी, वो उनकी गद्दारी थी। लेकिन लोगों के पास पॉइंट है कि उन्होंने दोनों युद्धों में अंग्रेजों का, विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, जबकि जो दूसरी जो गरम दल वाले थे वो इस चीज से नहीं चाहते थे। खिलाफत आंदोलन को राष्ट्र आंदोलन, जो खिलाफत आंदोलन जो था उसको खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया, राष्ट्रीय आंदोलन बनाया। तो इस बात से भी लोग नाराज थे, क्योंकि खिलाफत जो आंदोलन था ये धार्मिक आंदोलन था स्टार्टिंग में, जिन्ना एंड पार्टी, और ये इन्होंने अपने खलीफा के लिए आंदोलन किया था। बाद में ऐसे आंदोलन शायद उस समय चल रहा था, उस आंदोलन को इन दोनों को क्या कर दिया, विलय कर दिया। तो इस बात से भी लोग नाराज थे भाई कि इसको राष्ट्रीय आंदोलन क्यों बना दिया। चौथा था अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी, जब लोग शस्त्रों का यूज करते थे, जो क्रांतिकारी जो लोग थे, क्रांतिकारी यानी कि किसी की हत्या कर दिया, हत्या का बदला हत्या, या गोली का बदला गोली, खून का बदला खून, उनके विचार थे भी। सीधी सी बात है कि क्यों कोई गोरा आकर के हमारे ऊपर राज करे, बाहर हो आउट आई थी लस्सी मांगने के लिए और घर की धनियानी बन बैठी वाली बात थी, ये विचारधारा थी उनकी। हल्की फुल्की मेरी भी विचारधाराओं से मैच करती है भाई, ठीक है। तो ये जो शस्त्रों का या अस्त्रों का जो प्रयोग करते थे, इस प्रयोग के खिलाफ थे। तो लोग बोलते थे भाई तुम्हें क्या दर्द हो रहा है, अगर एक अंग्रेज मर रहा तो तुम्हें क्या दर्द है भाई, ठीक है। ये भी इनका नेगेटिव पॉइंट था। पांचवी बात आती है भाई गांधी इरविन समझौता में, गांधी इरविन समझौता, इस बात को लेकर के एक समझौता हुआ था, गांधी इरविन जो समझौता था, लॉर्ड इरविन के बीच में, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के खिलाफ भी लोग थे, इस समझौते में भी कुछ ऐसी चीजें थी जो लोगों को पसंद नहीं आई। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जब राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने किसके, नेशनल कांग्रेस के जब अध्यक्ष बने, तो इस बात से नाराज थे। तो लोग सुभाष चंद्र बोस के फैन थे, सीधी सी बात है, जो देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। अब इन्हें लगा कि ये बड़ी बनाई बात बिगाड़ देगा गांधी जी, मैं गांधी जी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, बट जो भी लगा हो, लोग इस बात से नाराज थे। मैं यहाँ पे इतना ज्यादा डिस्कस करूंगा नहीं इस बात को लेकर के, फिर करेंगे, ठीक है। ओके भाई, चोरा चोरी कांड के बाद क्या हुआ, चोरा चोरी एक कांड हुआ था, चोरा चोरी। और उस समय जो ये आंदोलन था, एक आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, सॉरी मैं उस समय बोल गया था लोगों को। तो उस समय जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को क्या करते इन्होंने, चोरा चोरी जो कांड के बाद इस आंदोलन को वापस ले गए। एक आंदोलन था, इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ, चोरा चोरी कांड में क्या हुआ था कि पुलिस थाने को जला दिया था,
पुलिस थाने के जलाने के कारण क्या हुआ था, वहां पे पुलिस वालों की हत्या हो गई थी। इस बार जब ये आंदोलन क्या था आप लोगों का, ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और एकदम से इसमें आई ये सत्य हिंसा की पुजारी थी, हिंसा हो गई, इस बात को इनको दिल को ठेस लगी और इन्होंने भाई इसको वापस ले लिया। लोगों का मानना यह था कि अभी अंग्रेज बाहर छोड़ने वाले हैं, भागने वाले हैं, और जब ये आंदोलन चरम सीमा पर है तो इसे वापस क्यों नहीं जा रहा। बात बिल्कुल सही है उनकी भी, तो इसे वापस लिया गया। तो इस आंदोलन के वापस लेने पर भी लोग इनसे नाराज थे भाई। ठीक है, नेहरू देश आजादी के बाद नेहरू को पीएम का दावेदार बनाया, ये बात भी लोगों को नागवाज अच्छी नहीं लगी भाई। ठीक है, पाकिस्तान को करोड़ों रुपए दिलवाने की बात कही इन्होंने भाई, पाकिस्तान को करोड़ों रुपए दिलवाए, इस बात से नथुराम गोडसे ने इनको गोली मारी गई। पाकिस्तान को करोड़ों रुपए की मदद जो दी गई, तो बोल रहे थे कि करोड़ों रुपए की मदद क्यों दी जानी चाहिए। ओके, और अगली जो बात थी लास्ट आपकी, भीमराव जो अम्बेडकर थे, अम्बेडकर साहब इनको क्या बोलते थे कि जातिवादी के पक्ष में, जाति के पक्ष में, ये बात कुछ मेरे को हजम होती नहीं है भाई, जाति के पक्ष में है, जाति प्रथा के समर्थक थे। जाति प्रथा मुझे तो लगा नहीं गया अपने विचारों में, जाति प्रथा के समर्थक थे, ये खाली इन्होंने ही बोला, बाकी किसी ने नहीं बोला कि ये गांधी जी जाति प्रथा के समर्थक थे। भीमराव अम्बेडकर साहब ने बोला था। हो सकता है कई बार बंदा क्या होता है, वो बोलते हैं ना कहीं प्रभावित होता है भाई, कहीं ना कहीं बोलते हैं ना पूर्वग्रह का शिकार होता है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं भीमराव साहब यहाँ पे, मैं उंगली नहीं उठाऊंगा उनके ऊपर, बस इतना है क्योंकि बहुत बड़ी भाई पहुंच वाले व्यक्ति हैं, बहुत बड़े मतलब हमारे संविधान के रचनाकार हैं, जिन्होंने संविधान को लिखा, जो आज संविधान जिसके ऊपर हम जिंदा है, हम कहें तो जिसके सारे हम सांस ले रहे हैं, इनकी रचना में इनका बड़ा अहम योगदान था। हालांकि लोग लिखने वाले तो 299 थे, बट ये आपको पता है कि प्रारूप कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे और कानून के बहुत बड़े जानकार थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। मैं कहूँ इनको अगर बनेगल नरसिंह राव के बाद अगर मैं बात करूँ तो इनसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार व्यक्ति थे भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब। लेकिन देखिए इंसान तो इंसान होता है, कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में हो रहा है अभी हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप अपनी कक्षा में पहुंचा है। कौन सा टेलीस्कोप अपनी कक्षा में पहुंचा, अभी कक्षा में पहुंचा है, चर्चा में है। तो सीधी सी या इसी क्वेश्चन को घुमा देगा कि जेम्स वेब, तो उसका नाम क्या है, टेलीस्कोप का नाम क्या है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर भाई, 15 लाख किलोमीटर दूर, कितनी दूर, 15 लाख किलोमीटर दूर पहुंचा भाई, अपने गंतव्य पर पहुंच गया है। जहां सूर्य और पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, जहां सूर्य पृथ्वी सूर्य पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव घूर्णन प्रणाली के केंद्रपाशक बल द्वारा संतुलित किया जाता है। मतलब जहां पर क्या हो रही है, कौन सा बल है आपका, अगर मैं सीधी बात करूं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा संतुलित किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा क्या किया जाता है, सूर्य पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव घूर्णन प्रणाली, गुरुत्वाकर्षण घूर्णन प्रणाली को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है, वहां पर ये पहुंची है। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि इस जो जहां पर इसको घूर्णन जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा इसको संतुलित किया जाता है घूर्णन को, वो जगह क्या कहलाती है, तो वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है आपका। देखिए वो जगह क्या कहलाती है आप लोगों की, उस जगह को लैग्रेंज क्या बोलते हैं, लैग्रेंज पूछ लेगा कि कहां पर ये पहुंची है, तो लैग्रेंज पॉइंट जो है वहां पर ये पहुंची है, जहां पर पृथ्वी सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण जो वहां पर घूर्णन को संतुलित करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा, तो उसे लैग्रेंज कहा जाता है। और इन बिंदुओं की खोज किसने करी थी, इन बिंदुओं की खोज करी थी जो गणितज्ञ थे, इतावली गणितज्ञ थे, इतावली फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, इतावली फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। कौन थे, जोसेफ लुई लैग्रेंज, और इन्हीं के नाम पर इस बिंदु का नाम क्या दे दिया गया है, लैग्रेंज नाम दे दिया गया। द्वारा इन्होंने पहली बार अगर पूछे कि इस बिंदु का
जहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा घूर्णन को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। तो इस जगह इस बिंदु को क्या नाम दिया जाता है, तो लैंग्रेज नाम दिया जाता है। लैंग्रेज किसने किया था, तो इतावली फ्रांसीसी थे सबसे पहले। ये क्या थे भाई, गणितज्ञ थे। इन गणितज्ञों ने जोसेफ लुई लैंग्रेज थे, इन्होंने इस बिंदु को क्या दिया था, नाम दिया था। ठीक है, लैंग्वेज पॉइंट का L2 कहा जाता है, जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित नहीं किया गया है। ये भी आप लोगों ने देखी। यहाँ पर हमने बात करी महात्मा गांधी की बात करी, उनके पॉइंटों को लेकर के बात करी। साथ ही अब हमने किसकी बात करी है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात करी है, जो आपका 15 लाख किलोमीटर दूर जा करके पृथ्वी की कक्षा में क्या हो गई है, स्थापित हो गई है। ये भी आप लोगों को बड़ा शानदार क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो आज की जो आपकी क्लास है वो क्लास समाप्त होती है। फिर आज एक ही क्लास रहेगी आप लोगों का, दूसरा पार्ट नहीं रहेगा। फिर मिलेंगे वापस एक नए अंदाज में आप लोगों के बीच में अपनी एक और नई क्लास लेकर के। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।